हेलो एंड वेलकम बैक टू रेन एंड मार्टिन कंप्लीट ग्रामर सीरीज। तो आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो रेन एंड मार्टिन के ग्रामर बुक से आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे ये है चैप्टर नंबर 10, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। तो ये एडजेक्टिव का ही एक पार्ट है। तो इससे पहले हम लोगों ने एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा चैप्टर 9 में। एडजेक्टिव क्या होते हैं, कितने टाइप्स के एडजेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव का फॉर्मेशन क्या होता है, और एडजेक्टिव के अंदर ही हम लोग पढ़ते हैं कंपैरिजन, जिसे हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन भी कहते हैं, राइट। तो कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, तो क्या होता है एडजेक्टिव के कंपैरिजन और कितने तरह के कंपैरिजन होता है इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग ये इन सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। रीड दी सेंटेंसेस। तो यहाँ पर 3 सेंटेंसेस दिए हुए हैं और इन सेंटेंसेस को पढ़ेंगे हम लोग। पहला सेंटेंस देखो क्या लिखा हुआ है। पहला सेंटेंस है रामाज मैंगो। देखो मैंगो है, किसका मैंगो है? राम का मैंगो। रामाज मैंगोज मीन्स राम का मैंगो। रामाज मैंगो इज स्वीट। तो राम का जो मैंगो है ना, उसका क्वालिटी क्या है? उसका क्वालिटी है कि स्वीट है। तो एडजेक्टिव क्या करता है? क्वालिटी बताता है। तो ये स्वीट कौन है भाई? क्या है स्वीट? मैंगो यहाँ पर स्वीट है। तो स्वीट क्या है? एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है? क्योंकि ये मैंगो का क्या कर रहा है? क्वालिटी बता रहा है। तो जो किसी नाउन या प्रोनाउन का क्वालिटी बताता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, राइट। अच्छा, दूसरा सेंटेंस हम पढ़ते हैं। हरीज मैंगो इज स्वीटर देन रामास। देखो एक आम राम के पास है और एक आम हरि के पास है। तो यहाँ पर जो आम आपको देखने ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो मैंगो हरि का है ना, वो मैंगो राम के मैंगो से कहीं ज्यादा स्वीट है। तो यहाँ पर स्वीटर आपका एडजेक्टिव है। लेकिन यहाँ पर हमने फर्स्ट सेंटेंस में देखा कि स्वीट लिखा हुआ है और सेकेंड सेंटेंस में स्वीट ना लिख करके स्वीटर लिखा हुआ है। स्वीटर लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो क्वालिटी हो रहा है, एक की क्वालिटी दूसरे की क्वालिटी से तुलना हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। तो यहाँ पर हम बोलना चाह रहे हैं कि हरि का जो मैंगो है ना, वो राम के मैंगो से कहीं ज्यादा स्वीट है, मतलब ज्यादा मीठा है। तो यहाँ पर क्वालिटी क्या हो रहा है? क्वालिटी बढ़ रहा है, घट रहा है, ठीक है। तो यहाँ स्वीट होने की जो क्वालिटी है ये ज्यादा हो रहा है, किसी की तुलना में, किसी के कंपैरिजन में ज्यादा हो रहा है। तो इसलिए इसे यहाँ पर इस फॉर्म में लिखा गया। उसके बाद देखो अगला सेंटेंस है गोविंद्स मैंगो इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल। और यहां पर बोला जा रहा है, देखो यहां पर स्वीट को स्वीटेस्ट के फॉर्म में लिखा गया है। तो इसका क्या मतलब हुआ? देखो है सब एडजेक्टिव ही। स्वीट भी एडजेक्टिव है, स्वीटर भी एडजेक्टिव है और स्वीटेस्ट भी एडजेक्टिव है। एक ही एडजेक्टिव के 3 अलग अलग फॉर्म है। तो ये 3 अलग अलग फॉर्म क्यों? क्या 3 अलग अलग फॉर्म से अलग अलग मीनिंग निकलते हैं? जी बिल्कुल। ध्यान दीजिएगा, पहला जो आप देख रहे हैं, ये जो स्वीट आप देख रहे हैं ना, ये आपका है पॉजिटिव। ये है पॉजिटिव डिग्री में, इसे इसे हम कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री का मतलब होता है कि जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के केवल क्वालिटी बताते हैं कि उसके अंदर क्या क्वालिटी है, हम किसी से कंपैरिजन नहीं करते हैं, तो उसे हम पॉजिटिव क्वालिटी बोलते हैं। तो ये जो एडजेक्टिव का फॉर्म है ना, ये पॉजिटिव डिग्री के फॉर्म में है। उसके बाद जब हम स्वीटर लिखते हैं तो ये कंपैरेटिव फॉर्म है। कंपैरेटिव का मतलब हो गया कि जब हम तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, जब दो व्यक्ति या दो वस्तु के बीच में उसके क्वालिटी का तुलना होता है, तो उसे हम कंपैरेटिव डिग्री में रखते हैं। तो एडजेक्टिव का सेकंड फॉर्म क्या हो गया? कंपैरेटिव डिग्री हो गया। और एक क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव डिग्री में हम किसी से भी कंपैरिजन नहीं करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में हम कंपैरिजन करते हैं दो व्यक्ति या दो वस्तु के क्वालिटी से। और सुपरलेटिव में क्या होता है कि हम सब में से किसी एक को निकालते हैं, यानी वन ऑफ ऑल। वन ऑफ ऑल यानी कि सब में से जो एक, जो सबसे बेस्ट है, जो सबसे श्रेष्ठ है, उसे हम सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं। तो सुपरलेटिव का मतलब हो गया क्वालिटी में सबसे उत्तम। क्वालिटी में सबसे उत्तम यानी जितने भी दुनिया में है या किसी एक पर्टिकुलर जगह पे, उनमें से जो सबसे उत्तम होता है, सबसे बेस्ट होता है, उसे, उस क्वालिटी को हम बोलते हैं सुपरलेटिव। तो एडजेक्टिव क्वालिटी बताने का काम करता है और क्वालिटी 3 फॉर्म में हो सकते हैं, पॉजिटिव फॉर्म में, कंपैरेटिव फॉर्म में और सुपरलेटिव फॉर्म में। आई होप कि आपको यहां से बात समझ में आ गया। तो ध्यान देना है, जहां तक एडजेक्टिव का सवाल है, तो एडजेक्टिव पे ये बात बिल्कुल ध्यान देना। बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊंगा कि एडजेक्टिव का 2 कैटेगरी होता है। एक होता है ग्रेडेबल
एक एडजेक्टिव होता है ग्रेडेबल और एक होता है नॉन ग्रेडेबल। तो ग्रेडेबल और नॉन ग्रेडेबल का क्या मतलब हुआ? देखो, जब हम ग्रेडेबल बोलते हैं तो ग्रेडेबल का मतलब क्या होता है कि हम उसको किसी ग्रेड में रख सकते हैं। ग्रेड का मतलब होता है ना, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। तो जिसका अलग अलग ग्रेड हो, अलग अलग ग्रेड का मतलब अलग अलग लेवल हो, अलग अलग लेवल का मतलब जिसका क्वालिटी या जिसका क्वांटिटी बढ़ सकता है या घट सकता है, जिसका क्वालिटी कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो उसी को हम ग्रेडेबल बोलते हैं। तो जिसमें भी बढ़ने या घटने की क्वालिटी हो, जो चीज़ थोड़ा कम भी हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, या सबसे ज़्यादा भी हो सकता है, सबसे कम भी हो सकता है, तो इसे हम ग्रेडेबल कहते हैं। और मतलब उसको हम अलग अलग ग्रेड में रख सकते हैं। लेकिन नॉन ग्रेडेबल हम किसको कहते हैं? जिसमें कुछ भी थोड़ा सा या कुछ भी ज़्यादा नहीं होता है। मतलब किसी भी चीज़ का ना तो थोड़ा होगा ना तो ज़्यादा होगा, मतलब वो अपने अपने एब्सोल्यूट क्वालिटी में होगा। एब्सोल्यूट क्वालिटी का मतलब होगा कि आप उसको किसी अलग अलग ग्रेड में नहीं रख सकते हैं। आप उसे कम के ग्रेड में नहीं रख सकते हैं, आप उसे ज़्यादा के ग्रेड में नहीं रख सकते हैं। तो इसे हम नॉन ग्रेडेबल बोलते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल देखो क्या है। जैसे अभी अभी आपने मैंगो वाला देखा, स्वीटर देन, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे अभी अभी मैंगो वाला एग्जाम्पल था, जैसे, हाँ, या फिर हम देखिए, ध्यान दीजिए, यहां पर बोल रहे राम इज टॉलर, राम इज टॉलर देन, राम इज टॉलर देन श्याम, राम इज टॉलर देन श्याम। और यहां पर मैं लिखता हूं राम इज मोर परफेक्ट, राम इज मोर परफेक्ट देन श्याम। अब यहां पर एक बात बिल्कुल नोटिस करने वाली है, ध्यान देना। यहां पर देखिए, जैसे यहां पर क्वालिटी क्या, टॉल होने का, और यहां पर क्वालिटी क्या है, परफेक्ट होने का। तो अब मुझे बताना टॉल कैसा क्वालिटी है, टॉलर कैसे बना? टॉलर बना टॉल से। अब मुझे बताना टॉल, क्या कोई इंसान ज्यादा लंबा या कम लंबा हो सकता है? भाई बिल्कुल हो सकता है। अब जैसे कहने का मतलब है कि यहां पर एक इंसान ये है, ये इतना लंबा है, ये इतना लंबा है। एक इंसान ये है जो इससे लंबा तो है लेकिन इससे थोड़ा छोटा है। एक इंसान ये है जो इतना लंबा है, इतना लंबा है। ठीक है, या एक इंसान ये है जो सबसे ज्यादा लंबा है, सबसे ज्यादा लंबा है। तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है कि जो टॉल एक ऐसा क्वालिटी है जिसे हम अलग अलग ग्रेड में रख सकते हैं। कोई इंसान कोई इंसान बहुत ज़्यादा लंबा हो सकता है, कोई इंसान थोड़ा कम लंबा हो सकता है, या कोई इंसान बीच बीच में हो सकता है, ना ज़्यादा लंबा ना ज़्यादा छोटा हो सकता है। यानी लंबाई एक ऐसी क्वालिटी है जिसको हम अलग अलग ग्रेड में रख सकते हैं। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं ग्रेडेबल। और जो ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स होते हैं ना, उसी के 3 ग्रेड होते हैं। एक पॉजिटिव का ग्रेड होता है, एक कंपैरेटिव का ग्रेड होता है, और एक सुपरलेटिव का ग्रेड होता है। तो जो ग्रेडेबल होते हैं उसके 3 ग्रेड होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। बात समझ में आ रही है? लेकिन इधर देखिए, क्या हम बोल सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो यहां पर हम कह सकते हैं कि राम जो है ना, वो श्याम से ज्यादा लंबा है। यानी श्याम थोड़ा सा राम की तुलना में छोटा है, लंबाई उसकी थोड़ी छोटी है, यानी कम बेसी है यहां पर। लेकिन ध्यान देना, अगर मैं बोलूं कि राम जो है ना, वो श्याम से ज्यादा परफेक्ट है, राम जो है वो श्याम से ज्यादा परफेक्ट है। अब मुझे ये बताओ, क्या परफेक्ट का कोई अलग अलग ग्रेड हो सकता है? क्या परफेक्ट का कोई अलग अलग ग्रेड हो सकता है? क्या कोई इंसान ज़्यादा परफेक्ट या कम परफेक्ट हो सकता है? अगर ज़्यादा परफेक्ट या कम परफेक्ट की बात करें तो इंसान अपने आप में परफेक्ट है ही नहीं। कोई भी चीज़ या कोई भी व्यक्ति ना कभी ज़्यादा परफेक्ट हो सकता है, ना कभी कम परफेक्ट हो सकता है। अगर परफेक्ट में हम ज़्यादा और कम करने लगे, अलग अलग ग्रेड में बांटने लगे, तो फिर उसकी परफेक्ट होने की क्वालिटी ही खत्म हो जाती है। तो इसलिए परफेक्ट एक ऐसा क्वालिटी है, एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसको हम अलग अलग ग्रेड में नहीं रख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अब कहने का मतलब है, जैसे स्क्वायर मैं बोलता हूं, स्क्वायर मैं किसको बोलूंगा? जिसका चारों साइड्स इक्वल होता है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि स्क्वायर ए जो है ना, वह स्क्वायर बी से ज्यादा स्क्वायर है। भाई छोटा स्क्वायर हो चाहे बड़ा स्क्वायर हो, स्क्वायर तो स्क्वायर है, उसको अलग अलग ग्रेड में तो आप नहीं रख सकते हैं।
भाई थोड़ा ज्यादा स्क्वायर है थोड़ा कम स्क्वायर है, ऐसा हम कैसे बोलेंगे। अच्छा और एक एग्जांपल देखो, अभी जैसे मुझे बोलना है डेड, डेड का मतलब क्या होता है, मरा हुआ। अब मैं बोलूंगा ना, अब मैं बोलूंगा दिस मैन इज मोर डेड, दिस दिस मैन इज मोर डेड देन दैट मैन, ये आदमी जो है उस आदमी से ज्यादा मरा हुआ है, या फिर वो आदमी जो है इस आदमी से कम मरा हुआ है। भाई मुझे ये बताना, ज्यादा मरा हुआ और कम मरा हुआ क्या होता है। मरा हुआ तो मरा हुआ होता है, अब उसमें कम मरना और ज्यादा मरना क्या होता है, मुझे ये बताइएगा। क्या इसको आप अलग अलग ग्रेड में रख सकते हो। तो कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिसको आप अलग अलग ग्रेड में नहीं रख सकते हो, जैसे कि परफेक्ट हो गया, डेड हो गया, यूनिक हो गया, इसे आप अलग अलग ग्रेड में नहीं रख सकते हो, ठीक है। अगर आप उसको अलग अलग ग्रेड में रखोगे तो फिर उसकी अपनी क्वालिटी खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि एडजेक्टिव का मतलब क्वालिटी, क्वालिटी दो तरह का होता है, ग्रेडेबल होता है, एक नॉन ग्रेडेबल होता है। तो हम बात करेंगे ग्रेडेबल की। ग्रेडेबल मतलब अलग अलग ग्रेड, अलग अलग लेवल में हम रख सकते हैं उसको, जिसमें 3 ग्रेड होता है। और ये 3 ग्रेड क्या होता है आप इसको समझिएगा। 3 ग्रेड देखो क्या होता है। पहला ग्रेड होता है पॉजिटिव ग्रेड, दूसरा ग्रेड होता है कंपैरेटिव ग्रेड, और तीसरा ग्रेड होता है सुपरलेटिव ग्रेड। बात समझ में आ रही है। तो मैं आपको यहां पर फॉर्मेशन सिखाऊंगा कि हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में कैसे चेंज करते हैं। आइए समझते हैं इस बात को। तो ध्यान देना, बहुत ही आसान है, ध्यान देना है यहां पर। जैसे पॉजिटिव डिग्री देखो क्या है, पॉजिटिव डिग्री टॉल है, ठीक है। तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाना हो, पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाना हो तो जनरली हम क्या करते हैं, पॉजिटिव डिग्री में हम ई आर लगा देते हैं। पॉजिटिव डिग्री में ई आर लगाने से वो कंपैरेटिव बनता है। और सुपरलेटिव कैसे बनाएंगे, हम पॉजिटिव डिग्री में ई एस टी लगा देंगे। तो जब हम पॉजिटिव डिग्री में ई एस टी लगाएंगे तो वो बन जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। तो बहुत ही आसान है, पॉजिटिव डिग्री वाले एडजेक्टिव में ई आर लगा दोगे तो कंपैरेटिव बन जाएगा, पॉजिटिव डिग्री वाले में ई एस टी लगा दोगे तो सुपरलेटिव बन जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो जैसे देखो एग्जाम्पल क्या है, यहां पर टॉल है, तो टॉल का कंपैरेटिव हम कैसे बनाएंगे। टॉल का कंपैरेटिव बनाना है तो आप टॉल लिखिए और इसमें ई आर जोड़ दीजिए, तो ये टॉलर बन गया, ठीक है, ये कंपैरेटिव बन गया। टॉल का हम पॉजिटिव, टॉल का हम सुपरलेटिव कैसे बनाएंगे, ई एस टी लगा करके, ठीक है। तो क्या हो गया, हमने टॉल लिखा, भाई टॉल अपने आप में क्या पॉजिटिव डिग्री है, और आप इसमें ई एस टी लगा दोगे तो ये क्या बन गया, सुपरलेटिव डिग्री बन गया। इन द सेम वे देखो बिग, तो बिग में हमने ई आर लगाया और फिर हमने क्या किया, ई एस टी लगाया। लेकिन एक बात आप यहां पर नोटिस करना, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसके लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को हम डबल कर देते हैं। तो लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल कैसे करते हैं, कब करते हैं, तो ध्यान देना है कि वैसे छोटे वर्ड जिसका लास्ट 3 लेटर सीबीसी हो, जिसका लास्ट 3 लेटर सीबीसी हो। अब कुछ वर्ड 3 ही लेटर का हो सकता है, कुछ वर्ड 3 से ज्यादा लेटर का हो सकता है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि उसके अंतिम 3 वर्ड, उसके लास्ट 3 जो लेटर है वो आपका सीबीसी है कि नहीं। सीबीसी का मतलब होता है कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट। तो अगर कहीं पर भी किसी वर्ड में अगर आपको लास्ट में सीबीसी का कॉम्बिनेशन मिल रहा हो, तो अगर आप उसके लास्ट में कुछ जोड़ने का काम कर रहे हैं, अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में हम कुछ जोड़ते हैं तो उसको सफिक्स बोलते हैं। तो अगर उसके लास्ट में कुछ जोड़ रहे हैं तो आपको ये जो अंतिम सी है ना, इसको डबल करना पड़ेगा, एक सी आपको और बढ़ाना पड़ेगा, और तभी आप इसमें कुछ ऐड करोगे, तभी आप इसमें कुछ ऐड करोगे। तो ध्यान देना, अगर हम बिग की बात करते हैं तो बिग देखो, बिग 3 ही लेटर का वर्ड है, बी आई जी। अब देखो, अब इसके लास्ट 3 लेटर बोलो या 3 लेटर का है ही, तो लास्ट 3 लेटर इसका सीबीसी है कि नहीं है। देखो बी क्या है, बी क्या कॉन्सोनेंट है, आई क्या है वॉवेल है, और जी क्या कॉन्सोनेंट है। तो यहां पर सीबीसी का कॉम्बिनेशन मिल रहा है। तो हमें क्या करना है, बिग में जोड़ना है ई आर या फिर ई एस टी जोड़ना है। बट ऐसी डायरेक्टली हम नहीं जोड़ देंगे, इसमें ई आर और ई एस टी जोड़ने से पहले हम क्या करेंगे, लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल करेंगे। लास्ट वाले कॉन्सोनेंट क्या, जी है, तो जी को हम पहले डबल करेंगे और तब हम इसमें ई आर जोड़ेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है। इन द सेम वे जब हमें बिगेस्ट बोलना हो तो पहले तो जी को हम डबल करेंगे और तब हम इसमें ई एस टी जोड़ेंगे, बिगेस्ट। तो अंतिम जो कॉन्सोनेंट होता है वो डबल कब होता है, जब उसमें सीबीसी का कॉम्बिनेशन होता है।
इस तरह का मैं एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने लिखा हॉट, जैसे मैंने लिखा हॉट, तो हॉट का भी अंतिम 3 लेटर क्या सीबीसी है। तो इसको कंपैरेटिव बनाने से पहले क्या करेंगे, अंतिम टी को डबल करेंगे और तब हम इसमें ई आर लगाएंगे, तो ये हॉटर बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगर हमें हॉटेस्ट लिखना हो तो पहले टी को भाई डबल करेंगे और तब ई एस टी लगाएंगे, तो ये हॉटेस्ट बन गया। बात समझ में आ रही है। तो मैंने बिल्कुल सेलेक्टेड यहाँ पर एडजेक्टिव लिए हैं, जहां पर हर एडजेक्टिव से मैं आपको कुछ नया सिखाने का काम करूं, तो ध्यान देना है। टॉल के बाद बिग आप समझ गए, उसके बाद फाइन। अच्छा ध्यान देना, कुछ आपको कुछ ऐसे एडजेक्टिव मिलेंगे जिसके लास्ट में ई आपको पहले से मिलेगा। जैसे हमने लिखा वाइज, तो वाइज में तो ई पहले से है, तो आपको क्या करना है, जब इसका कंपैरेटिव बनाओगे तो वाइज तो पहले से लिखा हुआ है, ई उसमें पहले से है, तो आपको इसमें केवल आर लगा देना है। केवल आर लगा दिए तो क्या बन गया, वाइजर बन गया। वाइज में ई तो पहले से है, तो आपको क्या करना है, ई एस टी नहीं लगाना, केवल एस टी लगाना है, क्योंकि ई इसमें पहले से है, तो ये वाइजेस्ट हो गया। तो इन द सेम वे देखो, फाइंड में ई पहले से है, तो इसका कंपैरेटिव बनाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, इसमें बस ई आर, केवल आर जोड़ देंगे, फाइनर हो गया। और इसमें भी फाइन में देखो ई पहले से है, तो बस एस टी जोड़ दिए, तो ये फाइनेस्ट हो गया। बात समझ में आ रही है। अभी देखिए एक अगला जो एडजेक्टिव है ये है इजी। इजी में खास चीज क्या है, इजी एक ऐसा एडजेक्टिव है जो कि वाई से एंड कर रहा है, वाई से एंड कर रहा है, उसके लास्ट में वाई है। तो कभी भी लास्ट में वाई रहेगा ना, तो उसके आगे कुछ जोड़ने से पहले हम वाई को आई में चेंज करेंगे, वाई को आई में चेंज करेंगे। ध्यान देना, तो वाई को आई में चेंज किया हमने, तो देखो यहाँ पर इजी, यहाँ पर क्या किया, आई में चेंज किया और फिर उसमें ई आर लगा देना, तो इजी का इजियर हो गया। फिर से वाई को आई में चेंज किया और फिर उसमें ई एस टी लगा देना, तो क्या हो गया, ये इजिएस्ट हो गया। जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, जैसे मैंने लिखा हैवी, तो हैवी के लास्ट में देखो वाई है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, अगर हमें इसका कंपैरेटिव बनाना है तो पहले तो वाई को आई में चेंज करेंगे और फिर क्या करेंगे, इसमें हम ई आर लगा देंगे, तो ये हैवियर हो गया। अच्छा, इसका अगर सुपरलेटिव बनाना हो तो वाई को पहले आई में चेंज करेंगे और फिर हम इसमें ई एस टी जोड़ देंगे, तो ये बन गया हैवीएस्ट। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया। चलिए अगले, हाँ अगला देखते हैं हम क्या। अब ध्यान देना, हमने क्या बोला कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाना बहुत आसान है। आप क्या करो भाई, पॉजिटिव में आप ई आर जोड़ दो, ठीक है, और सुपरलेटिव बनाने के लिए पॉजिटिव में आप ई एस टी जोड़ दो। तो ऐसे करके आप पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना सकते हो। लेकिन क्या ये नियम हर जगह चल सकता है? भाई बिल्कुल नहीं। ध्यान देना, अगर वैसे हम देखें, अगर इस नियम के हिसाब से चले हर जगह पे, तब तो ध्यान देना, जैसे ब्यूटीफुल, अब एक एडजेक्टिव हमारा है ब्यूटीफुल, तो हम क्या करें भाई, ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव हम ब्यूटीफुलर कर दे क्या? सर आपने बताया है कि अंत में ई आर लगाने से वो कंपैरेटिव बन जाता है, तो एक काम करते हैं ना, ब्यूटीफुलर कर देते हैं, ठीक है, और इसका सुपरलेटिव के लिए हम ई एस टी लगा देते हैं, तो इसको हम ब्यूटीफुलेस्ट कर देते हैं। भाई ऐसा वर्ड कभी आपने देखा है क्या, ब्यूटीफुलर और ब्यूटीफुलेस्ट? ऐसा वर्ड तो नहीं होता है। तो यहाँ पर आप कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए आप ई एस टी या फिर ई आर नहीं लगा सकते हो, गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपको कंपैरेटिव के लिए मोर लगाना पड़ेगा, यहाँ पर कंपैरेटिव के लिए आपको मोर लगाना पड़ेगा, ठीक है, और तब आप पॉजिटिव डिग्री लिखोगे। और यहाँ सुपरलेटिव के लिए आपको मोस्ट लगाना पड़ेगा, पॉजिटिव के पहले मोस्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है, तब आपका ये सुपरलेटिव बनेगा। लेकिन सर हमें कैसे पता चलेगा कि कब ई आर और ई एस टी लगाना है और कब मोर और मोस्ट लगाना है? तो इसका मैं आपको सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, बस आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखो इसका सिंपल सा ट्रिक देखो क्या है, ध्यान देना है आपको। इससे पहले हम यहाँ पर मोर या मोस्ट नहीं लगा रहे थे, यहाँ पर हम कहीं से भी मोर या मोस्ट नहीं लगा रहे थे। ऐसा क्यों कर रहे थे? तो देखो हमारा जो रूल है ई आर और ई एस टी का, ये कब फॉलो होता है? ये तब फॉलो होगा जब एडजेक्टिव आपका मोनोसिलेबलिक वर्ड हो। मोनोसिलेबलिक का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात भाई कि सिलेबल क्या होता है? सिलेबल हम कहते हैं कि जब आप किसी वर्ड को प्रोनाउंस करते हो, किसी वर्ड का उच्चारण करते हो, तो आपकी मुंह, आपकी जुबान कितनी बार चलती है? अगर एक बार चलता है, एक ही एफर्ट में आप उस वर्ड को बोल देते हो,
तो उसमें एक सिलेबल है। अगर आपको बोलने में 2 बार आपको मुंह चलाना पड़ता है तो 2 सिलेबल है। अगर आपको 3 बार चलाना पड़ता है अपने मुंह को तो 3 सिलेबल है। तो आप मुझे बताइए, अभी हम बोल रहे हैं टॉल, तो टॉल बोलने में आपको 2 बार एफर्ट लगाना पड़ा कि 1 बार? 1 बार लगाना पड़ा टॉल। बिग 1 बार, फाइन 1 बार, इजी 1 बार। तो 1 बार एफर्ट लगाने पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये सारे वर्ड जो है ये मोनोसिलेबल है। मोनो का मतलब एक होता है और सिलेबल का मतलब अक्षर, यानी उच्चारण करते समय कितने बार आपके मुंह चलती है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि ई आर और ई एस टी कहां लगाना है? मोनोसिलेबल के साथ। मोनोसिलेबल के जो वर्ड होंगे ना उसके साथ लगाना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आई होप कि आपको समझ में आ गया। लेकिन ध्यान देना कि कंपैरेटिव के लिए मोर और सुपरलेटिव के लिए मोस्ट, ये हम कब लगाते हैं? जब आपका वर्ड, आपका एडजेक्टिव एक सिलेबल का ना हो, एक से ज्यादा सिलेबल का हो, यानी मल्टी सिलेबल का हो। एक से ज्यादा सिलेबल का मतलब मल्टी सिलेबल का। अभी देखो यहां पर ब्यूटीफुल एक वर्ड है और ब्यूटीफुल को आप बोलने का प्रयास करें और स्वयं इसको क्या करें, फील करें कि आपको बोलते समय आपको अपने जुबान को कितना बार चलाना पड़ रहा है। तो देखो, एक है ब्यू, दूसरा है टी और तीसरा है फल। यानी ब्यूटीफुल बोलते समय क्या तीन बार हमें जोर लगाना पड़ रहा है, 3 बार हमें एफर्ट लगाना पड़ रहा है। तो ब्यूटीफुल में 3 सिलेबल है। डिफिकल्ट, डिफिकल्ट, डिफिकल्ट में भी 3 सिलेबल है। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट में 4 सिलेबल है। तो कहीं न कहीं इन सभी एडजेक्टिव्स में, इन सभी वर्ड्स में एक से ज्यादा सिलेबल है। और जब एक से ज्यादा सिलेबल होता है तो वहां पर हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के लिए हम क्या करते हैं? मोर और मोस्ट लगाते हैं। बात आपको समझ में आ गई? तो कोई चीज को रटना नहीं है। बहुत सारे लोग रटते हैं, भाई ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलर क्यों नहीं होगा? बच्चे तो बोल देते सर ब्यूटीफुलर नहीं होता है, मोर ब्यूटीफुल होता है। जब मैं पूछता हूँ क्यों ऐसा होता है, सर हम उतना नहीं जानते बट हमने रटा है, मुझे पता है कि ब्यूटीफुलर नहीं होता है। आज आपको रीजन भी पता चल गया होगा, लॉजिक भी पता चल गया होगा कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, ये सब कुछ सिलेबल की वजह से होता है। बात समझ में आ रही है? तो ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। डिफिकल्ट का मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। इंटेलिजेंट का मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। चलिए नेक्स्ट देखो, ध्यान देना, यहाँ पर कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। यहाँ से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, तो समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। देखिए यहाँ पर हमने एक सेंटेंस लिखा, राम इज वाइजर देन श्याम। राम जो है ना श्याम से ज्यादा क्या है? वाइज है। तो यहाँ पर क्वालिटी, किस क्वालिटी का तुलना हो रहा है? वाइज का। वाइज का मतलब बुद्धिमान होता है। और यहाँ पर हम किस ग्रेड में रख रहे हैं? कंपैरेटिव ग्रेड में रख रहे हैं। कंपैरेटिव ग्रेड मतलब कि भाई वाइज तो राम भी है और वाइज तो श्याम भी है, लेकिन राम जो है ना श्याम से ज्यादा वाइज है, यानी तुलना कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या किए? वाइज का कंपैरेटिव डिग्री हम यहाँ पर वाइजर का यूज कर रहे हैं। और वाइजर देखो, वाइज क्या है? एक मोनोसिलेबल का वर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल सही है, सेंटेंस बिल्कुल सही है। क्योंकि यहाँ पर जो कंपैरिजन हो रहा है ना, यहाँ 2 व्यक्तियों का कंपैरिजन हो रहा है। यहाँ देखो व्यक्ति 2 है, क्वालिटी 1 है। कंपैरिजन 2 व्यक्ति के बीच में हो रहा है और एक क्वालिटी है। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया? वाइजर को यहाँ पर हमने कंपैरेटिव डिग्री में लिखा। वाइजर को हमने कंपैरेटिव डिग्री में लिखा। लेकिन अब देखिएगा, अब मैं कुछ और सेंटेंस आपको दिखा रहा हूं, ध्यान देना। हमने यहां पर लिखा राम इज वाइजर देन ब्रेव। ऊपर वाले सेंटेंस में कंपैरिजन किसके किसके बीच में हो रहा है? राम का कंपैरिजन श्याम से हो रहा है। ठीक है, अब ये सेकंड सेंटेंस में मुझे बताना कि यहां पर कंपैरिजन किसके किसके बीच में हो रहा है? राम का कंपैरिजन किससे हो रहा है? आप बोलोगे सर राम का कंपैरिजन ब्रेव से हो रहा है। भाई ब्रेव कौन सा इंसान है? कोई तो इंसान नहीं होता है, ब्रेव तो एक क्वालिटी का नाम है। तो यहां पर बोलोगे कि सर राम यहां पर अकेला एक व्यक्ति है, तो फिर तुलना किससे हो रहा है? कंपैरिजन किससे हो रहा है? कंपैरिजन तो हमेशा 2 के बीच में होता है, अकेले कंपैरिजन तो नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर कंपैरिजन 2 व्यक्तियों का नहीं हो रहा है, यहां पर कंपैरिजन 2 क्वालिटी का हो रहा है। तो राम के अंदर 2 क्वालिटी है, एक तो वाइज होने का और एक ब्रेव होने का। राम वाइज भी है मतलब बुद्धिमान भी है, और ब्रेव यानी कि बहादुर भी है। तो यहां पर 2 व्यक्तियों का कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन यहां पर 2 व्यक्ति नहीं बल्कि 2 क्वालिटी का कंपैरिजन हो रहा है।
और दो क्वालिटी किसके हैं? सेम व्यक्ति के हैं। ये दोनों क्वालिटी दो अलग अलग व्यक्ति के नहीं है, ये दोनों क्वालिटी एक ही व्यक्ति के है जो कि राम है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब दो क्वालिटीज की तुलना हो और दोनों क्वालिटीज सेम पर्सन का हो या सेम चीज का हो, तो वैसे स्थिति में कभी भी यहां पर जो एडजेक्टिव होगा उसमें हम ई आर नहीं लगाएंगे, उसमें हम ई आर नहीं लगाएंगे, बल्कि उसको हम पॉजिटिव डिग्री में ही रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, वैसे तो वाइज का कंपैरेटिव डिग्री होता है वाइजर, वाइज का कंपैरेटिव डिग्री होता है वाइजर। क्या हम वाइज का कंपैरेटिव डिग्री मोर वाइज लिख सकते हैं? क्या हम मोर वाइज लिख सकते हैं? तो आप कहोगे नहीं सर, यहां पर वाइज का कंपैरेटिव डिग्री हम वाइजर लिखेंगे, मोर वाइज करके नहीं होता है। जब वाइज एक सिंगल सिलेबल का वर्ड है तो सिंगल सिलेबल में तो हम ई आर या आर लगा करके बना देते हैं, तो वाइजर होगा। मोर तो सर हम एक से ज्यादा सिलेबल होता है तब लगाते, जैसे ब्यूटीफुल हो गया तो मोर ब्यूटीफुल, ठीक है। तो वाइज का वाइजर होता है, मोर वाइज नहीं होता है। हाँ भाई ठीक बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर दो क्वालिटीज की तुलना हो रहा हो, दो क्वालिटीज की तुलना हो रहा, दो व्यक्ति की नहीं, दो क्वालिटीज की तुलना हो रहा और दोनों क्वालिटीज सेम पर्सन का हो या सेम थिंग का हो, सेम चीज का हो, तो वैसे स्थिति में आपको ये वाला फॉलो करना पड़ेगा, आपको मोर वाइज वाला फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब सेम क्वालिटीज की तुलना हो तो वहां पर, जब दो क्वालिटीज की तुलना सेम व्यक्ति का हो, तो ध्यान दीजिएगा वहां पर आप ई आर कभी नहीं लगा सकते हैं, वहां पर आप ई आर कभी नहीं लगा सकते। तो वहां पर कंपैरिजन के लिए अलग से मोर लगाना पड़ता है, क्योंकि आप इसमें ई आर नहीं लगा सकते हो। तो इसलिए ये सेंटेंस तो पहले से सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये सेंटेंस गलत कब हो जाता? ये सेंटेंस गलत तब होता जब यहां पर हम वाइजर को मोर वाइज लिखते हैं, वाइजर को मोर वाइज लिखते तो ये गलत हो जाता, ये गलत हो जाता, क्योंकि भाई वाइज का तो वाइजर होता ही है, तो मोर वाइज क्यों लिखेंगे? तो इसलिए यहां पर इस सेंटेंस में मोर वाइज नहीं है बल्कि वाइजर है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। लेकिन ध्यान देना है, अगला जो सेंटेंस है राम इज वाइजर देन ब्रेव, तो ये सेंटेंस गलत है। भाई क्यों गलत है? गलत इसलिए है क्योंकि यहां पर दो व्यक्तियों की तुलना नहीं हो रही है, यहां दो क्वालिटी है, एक तो वाइज होने का और एक ब्रेव होने का, और ये दोनों क्वालिटी सेम व्यक्ति का है। तो जब दोनों क्वालिटी सेम व्यक्ति का हो तो किसी भी एडजेक्टिव में आप ई आर नहीं लगाओगे, आप ई आर नहीं लगाओगे। तो यहां पर अगर वाइज में ई आर जो लगा हुआ है तो इसका मतलब गलत है, ठीक है। तो फिर इसको सही कैसे करेंगे? इसका सही फॉर्म क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही फॉर्म देखो क्या होगा। इसका सही फॉर्म होगा, देखो ये सेंटेंस सही है, ये गलत है। हाँ, इस सेंटेंस का सही फॉर्म देखो क्या होगा, राम इज मोर वाइज देन ब्रेव, राम इज मोर वाइज देन ब्रेव। अब देखो यहां पर हमने मोर वाइज लिखा, क्या मोर वाइज लिखना सही है? भाई बिल्कुल सही है, भाई बिल्कुल सही है। यहां पर मोर वाइज लिखोगे तो गलत हो जाएगा, यहां पर आप मोर वाइज लिखोगे तो 100% गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर दो व्यक्ति की तुलना हो रही है और यहां पर दो क्वालिटी का तुलना एक ही व्यक्ति का हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर आप मोर वाइज करोगे। देखो अब यहां पर मोर लगाने से क्या हुआ कि वाइज में हम ई आर भी नहीं लगा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए इस सेंटेंस का करेक्ट वर्जन हो जाएगा ये वाला, राम इज मोर वाइज देन ब्रेव। और बिल्कुल ध्यान में रखिएगा इस पॉइंट को, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। आई होप थोड़ा सा टाइम लगा मुझे समझाने में, बट देखो कभी भी समझने और समझाने में कभी भी समय की बचत नहीं करनी चाहिए। एक समय की बचत आपको एग्जाम देते वक्त करना है। बहुत सारे बेवकूफ़ लोग होते हैं जिन्हें 2 मिनट में पूरा इंग्लिश खत्म चाहिए। भाई 2 मिनट में इंग्लिश कैसे खत्म होगा? नहीं होगा खत्म, ठीक है। आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। आप एग्जाम में समय बचाओ ना, आप यूट्यूब में क्यों समय बचाते हो? अगर कोई टीचर समझाने का कोशिश कर रहा है समय लेकर के, आप समझ पा रहे तो ध्यान दीजिए ना, पेशेंस से सीखिए ना, ठीक है। तो समझने समझाने में जितना समय लगे लगा दो, क्योंकि एक बार हम सही से समझ गए ना तो फिर दोबारा हमारे सारे क्वेश्चन सेकंड्स में सॉल्व हो गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
हाँ, अब यहाँ से एक चीज और सीखेंगे, यहाँ से हम एक और नया चीज सीखेंगे, ठीक है। अब ये देखो एक नया चीज क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बोला जा रहा है, सेंटेंस पहले देखेंगे, आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी मेटल, ठीक है। आयरन जो होता है ना, वो दूसरे मेटल से या किसी भी मेटल से क्या होता है, ज्यादा यूजफुल होता है। भाई मेटल तो बहुत सारा है, लेकिन आयरन ज्यादा यूजफुल होता है। आयरन का यूज हर जगह करते हैं, लोहे का यूज हर जगह करते हैं। तो यहां पर तुलना किसके किसके बीच हो रहा है, यहां पर सेम चीज की तुलना हो रही है। इफ टू थिंग्स आर कंपेयर्ड विथ ईच अदर, तो आयरन भी एक मेटल है और इसके जैसे और भी कई सारे मेटल है, तो मेटल का तुलना मेटल से हो रहा है, लड़का का तुलना लड़का से, लड़की का तुलना लड़की से, कार का तुलना कार से। मीन्स टू थिंग्स आर बीइंग कंपेयर्ड विथ ईच अदर। तो वैसे स्थिति में बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आप मुझे ये बताइए, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी मेटल, क्या ये सेंटेंस सही है? ध्यान से देखना और मुझे बताना क्या ये सेंटेंस सही है। ये सेंटेंस बिल्कुल भी सही नहीं है। पता है क्यों सही नहीं है? क्योंकि यहां पर आपने एनी वर्ड का यूज किया। एनी का मतलब क्या हुआ? एनी का मतलब हुआ कोई भी। कोई का मतलब क्या हुआ? कोई का मतलब हुआ ऑल। कोई का मतलब हुआ ऑल। और पता है ऑल जब हम बोलते हैं, एनी मेटल का मतलब हो गया ऑल मेटल्स। और जब हम ऑल मेटल्स बोल रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट इसमें आयरन भी आ जा रहा है, बाय डिफॉल्ट इसमें आयरन भी शामिल हो गया। तो फिर तुलना किस चीज की हुई? आपने आयरन को भी उसी में शामिल कर दिया, तो फिर तुलना कहां से हुई? तुलना करने के लिए दो चीज को सेपरेट करना पड़ेगा ना। आपने तो यहां पर एनी लगाया, एनी का मतलब ऑल होता है, यानी कोई भी। कोई भी का मतलब आयरन ऑल्सो, यानी आयरन भी शामिल हो गया उसी मेटल में। तो फिर तुलना कैसे करोगे? अगर सब चीज को एक ही में मिला दोगे तो तुलना कैसे करोगे? आयरन को दूसरे से अगर ज्यादा यूजफुल है तो आयरन को दूसरे मेटल से आपको सेपरेट दिखाना पड़ेगा। तो सेपरेट कैसे दिखाते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, केवल एनी लग जाने से ये सेंटेंस गलत हो गया, ठीक है। तो सेंटेंस को सही कैसे करेंगे? देखो सही कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। आयरन इज मोर यूजफुल दैन एनी अदर। देखो मेन चीज यहां पर ध्यान देना, अदर अदर, ठीक है। भाई एनी तो यहां पर भी है और एनी यहां पर भी है, लेकिन ये गलत हो गया, ये सही है। पता है क्यों सही है? यहां पर हम अदर लगा करके, अदर लगा करके आयरन को दूसरे मेटल से हम क्या कर दिए? सेपरेट कर दिए। अदर लगाने से क्या हो गया? अदर लगाने से हुआ कि आयरन जो है ना, वो दूसरे मेटल से, किसी भी मेटल से नहीं, किसी दूसरे मेटल से, किसी दूसरे मेटल का मतलब हो गया कि आयरन अदर मेटल से क्या हो गया? सेपरेट हो गया। अब सेपरेट कर दिए तो तुलना करने में आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। तो केवल एनी नहीं लगाना है, एनी के साथ आपको क्या करना है? अदर भी लगाना पड़ेगा। एनी के साथ आपको क्या करना पड़ेगा? अदर भी लगाना पड़ेगा। अगर दो अलग अलग चीज की तुलना हो रही है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेम कैटेगरी की चीज की तुलना हो रही है एक दूसरे के साथ, तो उसको सेपरेट करने के लिए आपको अदर लगाना पड़ेगा। तो इसलिए यहां पर बात समझ में आ गई कि क्यों यह सेंटेंस गलत है और क्यों यह सही है। बात आपको समझ में आई? बहुत अच्छा। तो ध्यान रखना है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए, अभी तक जो मैंने आपको बताया कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए, एक तो तरीका मैंने बताया कि आप ई आर और ई एस टी लगा दोगे तो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बन जाएगा। दूसरा मैंने तरीका बताया कि मोर लगाओगे तो कंपैरेटिव और मोस्ट लगाओगे तो सुपरलेटिव बन जाएगा। तो जहां पर ई आर ई एस टी या मोर या मोस्ट लगाते हैं ना, वैसे एडजेक्टिव्स को हम रेगुलर एडजेक्टिव्स बोलते हैं, या फिर आप रेगुलर डिग्रीज बोल सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे कि रेगुलर डिग्रीज क्या होते हैं, तो रेगुलर डिग्रीज जहां पर हम कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाने के लिए ई आर ई एस टी मोर और मोस्ट लगा सकते हैं, उसे हम रेगुलर डिग्रीज बोलते हैं। लेकिन कुछ डिग्रीज इरेगुलर होते हैं, रेगुलर नहीं होते, इरेगुलर होते हैं। इरेगुलर का मतलब होता है कि जहां पर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए आप इनका यूज नहीं कर सकते। आप इनका यूज नहीं कर सकते हो, इसलिए नहीं कर सकते हो क्योंकि उसका पॉजिटिव भी अलग होता है, उसका कंपैरेटिव भी अलग होता है, उसका सुपरलेटिव भी अलग होता है, उसका तीनों अलग अलग फॉर्म होता है। तो इसलिए हम इसे इरेगुलर बोलते हैं, इरेगुलर डिग्रीज बोलते हैं। तो आइए कुछ लिस्ट में हम देख लेते हैं कि इरेगुलर डिग्रीज कौन कौन से हैं। तो ध्यान देना है, जैसे गुड, अरे हमने यहां पर इसी में शामिल कर दिया इस चीज को, ठीक है। अच्छा इसको मैं थोड़ा सा ये चीज को हटा देता हूं, हाँ
ये एविल और इल को हटा देता हूँ, इसको मैं साइड से लिख दूंगा, ठीक है, इसको मैं साइड से लिख दूंगा, ये इस चीज का पार्ट नहीं है। हाँ देखो, जैसे यहां पर एक एडजेक्टिव है गुड, तो ऐसा थोड़े है कि गुड का जब आप कंपैरेटिव बनाओ तो इसमें ईआर लगा दो, गुडर लिख दो, और इसका सुपरलेटिव बनाओ तो इसमें गुडेस्ट कर दो, ऐसा तो कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर आप ई आर और ई एस टी नहीं लगा सकते, और ना ही तो आप यहाँ पर मोर और मोस्ट लगा सकते, मोर गुड और मोस्ट गुड कह सकते हैं। यहाँ पर जो होगा ना, इसका कंपैरेटिव अलग होगा, सुपरलेटिव भी अलग होगा। तो गुड का कंपैरेटिव क्या होता है? बेटर होता है। गुड का सुपरलेटिव क्या होता है? बेस्ट होता है, ठीक है। अच्छा, एक वर्ड और होता है बैड होता है, बैड। गुड का अपोजिट वर्ड क्या होता है? बैड होता है। मैंने गलती से यहाँ पर देखो ये बैड वाला चीज यहाँ पर लिख दिया था, कोई नहीं, ठीक है, मैं ऊपर में बताता हूँ। तो देखो, अगर बैड की मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं बैड की बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, बुरा का देखो क्या क्या इंग्लिश होता है। एक तो बैड होता है, बुरा का इंग्लिश जो होता है ना, एवल भी होता है, और बुरा का इंग्लिश इल भी होता है, इल भी होता है, इल भी होता है, ठीक है। तो ये देखो, बैड, एविल और इल, ये हो गया आपका पॉजिटिव डिग्री। इसका कंपैरेटिव क्या होगा? इसका कंपैरेटिव हो जाएगा वर्स, इसका कंपैरेटिव वर्स हो जाएगा, ठीक है। चाहे बैड की बात करो, चाहे एविल की बात करो, चाहे इल की बात करो, क्योंकि सबका मीनिंग होता है बुरा। और ये सबका देखो, ये सबका बैड, एविल, इल का जो कंपैरेटिव होगा ये वर्स होगा। और इसका सुपरलेटिव क्या होगा? इसका सुपरलेटिव हो जाएगा वर्स्ट, इसका सुपरलेटिव हो जाएगा वर्स्ट। बात समझ में आ रही है? तो गुड, देखिए ध्यान दीजिएगा, बैड, एविल और इल भी किस में आता है? इरेगुलर डिग्रीज में आता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो लिटिल, लिटिल का मतलब होता है कम या थोड़ा, ठीक है। तो लिटिल का ध्यान दीजिएगा, लिटिल का दो कंपैरेटिव होता है, एक तो लेस होता है और एक लेसर होता है, ठीक है। लेस का यूज हम करते हैं ये बताने के लिए कि कोई चीज का इंपॉर्टेंस कम है। लेसर मीन्स ऑफ लिस्ट इंपॉर्टेंस, जिसके महत्व तो बहुत कम है, ठीक है। और लेस का हम तुलना करते हैं कम के लिए, एक इंपॉर्टेंस में कम हो, मतलब कह सकते हैं कि कोई चीज मतलब एक्सेलेंट नहीं है, या फिर उसका उतना वैल्यू नहीं है, उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, तो वहां पर हम लेसर का यूज करते हैं, ठीक है। अदरवाइज जो ओरिजिनल, इसका जो लिटिल का जो ओरिजिनल कंपैरेटिव है वो लेस है, लेसर नहीं है, क्योंकि लेसर बीच बीच में आपको देकर के कंफ्यूज करने का काम करेगा। तो जब भी दो चीजों की तुलना करें आप कम के रेफरेंस में, तो आप लेस लगाइएगा, लेसर नहीं लगाइएगा। लेसर का हम कंपैरेटिव डिग्री के रूप में यूज ज्यादातर नहीं करते, हम डायरेक्टली यूज करते हैं इस मीनिंग में, जब बोलना हो कि कोई चीज का महत्व कम है, उसका इंपॉर्टेंस कम है, ठीक है। जैसे मैं बोलूंगा मैनी लेसर टीम्स ऑल्सो ज्वाइंड द टूर्नामेंट। तो मैनी लेसर टीम्स ऑल्सो ज्वाइन द टूर्नामेंट का मतलब कई सारे ऐसे टीम भी जो थे ना, वो टूर्नामेंट में ज्वाइन किए, टूर्नामेंट में भाग लिए। लेसर टीम्स का मतलब उतने फेमस टीम नहीं, वैसा टीम नहीं जो कि बहुत फेमस हो, बहुत जाने माने हो, मतलब कम महत्व के। जैसे आप कहने का मतलब है, अगर हम इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो नेपाल हो गया, अफगानिस्तान हो गया, और क्या क्या इधर हो गया, अगर इधर नीदरलैंड वगैरह हो गया, ठीक है। तो ये सारे जो टीम है ना क्रिकेट के, ये सारे लेसर टीम्स है, मतलब लीस्ट इंपॉर्टेंस का टीम है, ज्यादा फेमस नहीं, ज्यादा पॉपुलर नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो लिटिल का दो कंपैरेटिव, लेस या लेसर, बट यूज इसी का करना, इसका दूसरा मीनिंग होता है। और लिटिल का सुपरलेटिव क्या होगा? लीस्ट हो जाएगा। अच्छा, मच का मतलब भी ज्यादा, मैनी का मतलब भी ज्यादा, बट मच का यूज करते हैं अनकाउंटेबल के लिए और मैनी का यूज करते हैं काउंटेबल के लिए, लेकिन दोनों का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव सेम होता है। मच का भी कंपैरेटिव मोर, मैनी का भी कंपैरेटिव मोर, मच का भी सुपरलेटिव मोस्ट और मैनी का भी सुपरलेटिव मोस्ट होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें तो लेट का दो कंपैरेटिव, लेटर और लेट का दो सुपरलेटिव, लेटेस्ट और लास्ट। अब देखो, लेटर और लेटेस्ट और लास्ट में क्या डिफरेंस है, आगे मैं आपको सेंटेंस के फॉर्म में एग्जांपल दूंगा, वहां से ये बात आपको क्लियर हो जाएगा। बट पहले हम और देख लेते हैं कि और क्या क्या है। तो और क्या क्या है, देखो ओल्ड, तो ओल्ड का दो कंपैरेटिव होता है, एक तो ओल्डर होता है और एक एल्डर होता है। ओल्ड का दो सुपरलेटिव होता है, एक ओल्डेस्ट होता है और एक एल्डेस्ट होता है। फार का देखो, फार मतलब फार हम डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं, तो फार का दो कंपैरेटिव,
एक फार्दर होता है, एक फर्दर होता है, और इसका सुपरलेटिव क्या होता है? फार्देस्ट होता है। बात समझ में आ रही है? अब देखो ये जो दो दो चीजें आ रही है ना, इसका जो भी डाउट है अभी आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए मैंने आगे कुछ सेंटेंस में एग्जाम्पल रखे हैं जहां पर आपको बताना, चूज करना है फार्दर होगा कि फर्दर होगा, ओल्डर होगा कि एल्डर होगा। चलिए आइए एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपका डाउट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है ही इज लैटर या लैटर, ये लैटर होगा या लैटर होगा देन आई एक्सपेक्टेड। तो बताना ये दोनों में से कौन सा सही होगा? लैटर होगा, ठीक है, LATER होगा, या फिर LATTER होगा? बताइएगा कौन सा चीज होगा यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ पर कौन सा चीज होगा बताइएगा आप। तो ध्यान देना, यहाँ पर जो करेक्ट चीज हो जाएगा ना, ये LATER होगा, ये नहीं होगा। भाई ऐसा क्यों? अब देखो इसका मैं डिफरेंस बताता हूँ। इसका देखो डिफरेंस क्या है। LATER लेटर का यूज हम करते हैं टाइम के रेफरेंस में, टाइम के कॉन्टेक्स्ट में हम इसका यूज करते हैं। और LATTER इसका यूज हम करते हैं ऑर्डर के केस में, ऑर्डर के रेफरेंस में, ऑर्डर या प्लेस, ऑर्डर या प्लेस। तो जहां प्लेस बताना हो, ऑर्डर बताना हो, ऑर्डर का मतलब क्रम होता है, सीक्वेंस होता है, तो वहां पर हम लैटर का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे हमने बोला A और B, तो क्रम में देखो पहले कौन आया? जो क्रम में सबसे पहले आता है उसको फॉर्मर बोलते हैं, और जो क्रम में लास्ट में आता है उसको लैटर बोलते हैं। तो ये लैटर है। तो यहाँ पर हम सीक्वेंस बता रहे हैं कि बी कहाँ आ रहा है, बी फॉर्मर है कि लैटर है? बी लैटर है। तो जहां आपको पोजीशन बताना हो, सीक्वेंस बताना हो, ऑर्डर बताना हो, प्लेस के संदर्भ में बताना हो, तो वहां पर लेट का आप लेटर डबल टी वाला यूज करेंगे, और जहां टाइम के रेफरेंस में बात करना हो वहां पर सिंगल टी वाला लेटर का यूज करें। तो ध्यान दीजिएगा, पहला जो हमारा एग्जाम्पल है कि ही इज लेटर देन आई एक्सपेक्टेड, मतलब जितना हम उम्मीद किए थे उससे कहीं ज्यादा वो विलंब है, लेट है। तो विलंब या लेट का मतलब क्या हो गया? टाइम। यहाँ पर टाइम के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये वाला सही होगा, ये वाला सही नहीं होगा। बात समझ में आई? उसके बाद ध्यान देना, आई हैव नॉट हर्ड द लेटेस्ट न्यूज। अब देखो लास्ट और लेटेस्ट में क्या होगा? आप तो ऐसे बोलेंगे सर न्यूज के साथ लेटेस्ट होता है, तो फिर लास्ट का मतलब क्या है? तो चलिए इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। आपने इसका मतलब तो समझ गया, अब इसका मतलब जान लीजिए। देखिए लेटेस्ट का यूज हम करते हैं टाइम के रेफरेंस में, इसका यूज करते हैं टाइम के रेफरेंस में। और वैसे लेटेस्ट का पता है मतलब क्या होता है? लेटेस्ट का मतलब होता है रिसेंट, लेटेस्ट का मतलब होता है रिसेंट। और लास्ट का हम यूज कब करते हैं? लास्ट का यूज हम करते हैं ऑर्डर के सेंस में, ऑर्डर यानी प्लेस, ऑर्डर या प्लेस या क्रम बताना हो तो, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ ऐसा थोड़े हम बोलना चाहते हैं कि मैंने लास्ट न्यूज़ सुना मतलब उसके बाद अब न्यूज़ नहीं आएगा। लास्ट न्यूज़ का मतलब क्रम में सबसे आखिरी वाला न्यूज़ जो उसके बाद अब न्यूज़ नहीं आएगा। जबकि हमारा बोलने का मतलब है कि हमने उस न्यूज़ को सुना जो अभी हाल का न्यूज़ है, अभी रिसेंट न्यूज़ है। तो रिसेंट का सेंस में यूज़ हो रहा है, यानी टाइम के सेंस में यूज़ हो रहा है। और अगर टाइम के सेंस में यूज़ होगा तो लेटेस्ट बोलेंगे, लास्ट नहीं बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए अगला देखो एग्जाम्पल क्या है। तो यहां से दोनों बात आपको समझ में आ गया, तो पक्का आप जो नेक्स्ट है ना अगले सेंटेंस पे सही आंसर बताओगे। देखो द लैटर या द लेटर चैप्टर्स आर लैकिंग इन इंटरेस्ट। अब भाई बोल रहे लैटर यानी बाद के जो चैप्टर है ना वो उतना मजेदार नहीं है। तो बाद के चैप्टर मतलब हम किस संदर्भ में बात कर रहे हैं? टाइम के रिलेशन में बात कर रहे हैं या ऑर्डर के रिलेशन में बात कर रहे हैं? तो भाई बाद के चैप्टर मतलब पहले वाले चैप्टर हम लोग पढ़ लिए हैं, और बाद वाले चैप्टर यानी हम यहाँ पर ऑर्डर बता रहे हैं, क्रम बता रहे हैं। तो क्रम बताने के लिए आपको ये लैटर यूज करना पड़ेगा, ये वाला नहीं, ठीक है। तो लैटर चैप्टर्स आर लैकिंग इंटरेस्ट। अच्छा उसके बाद देखो क्या है, हाँ अब देखो द लास्ट चैप्टर इज केयरलेसली रिटन, यानी बहुत सारे चैप्टर को लिखे गए। अच्छा तो ध्यान दीजिएगा कि लास्ट चैप्टर को ना बड़ा लापरवाही से लिखा गया। तो यहाँ पर लेटेस्ट तो नहीं होगा, चैप्टर कोई रिसेंट तो नहीं होता, क्रम में चैप्टर या पहला होगा, बीच का होगा, लास्ट का होगा। तो यहाँ पर भी हम क्रम की बात कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? द लास्ट चैप्टर इज केयरलेसली रिटन। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, हाँ
आर्स इज द लास्ट और लेटेस्ट हाउस इन द स्ट्रीट, यानी हमारा जो घर है ना वो स्ट्रीट में यानी गली में सबसे लास्ट में है। हमारा जो घर मिलेगा आपको गली में स्ट्रीट में सबसे लास्ट वाला घर मिलेगा। यानी टाइम की बात हो रहा है या ऑर्डर की बात हो रहा है? भाई ऑर्डर की बात हो रहा है, तो ऑर्डर की बात हो रहा है तो लास्ट लगाएंगे, लास्ट यहाँ पर लास्ट लगाएंगे, लेटेस्ट नहीं, लास्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई? चलिए बहुत बढ़िया। अब ध्यान देना, अब हम ओल्डर और एल्डेस्ट का मतलब समझेंगे। ओल्डर और एल्डर, ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट का मतलब समझेंगे। तो सबसे पहली बात देखो, ध्यान देना, मैं पहले ही आपको बता देता हूं। देखो, एक होता है ओल्डर और एक होता है इसी का एल्डर भी होता है। ओल्डर भी होता है और एल्डर भी होता है, एल्डर भी होता है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, सबसे पहला डिफरेंस कि ओल्डर के साथ हम दैन लगाएंगे, लेकिन एल्डर के साथ कभी भी दैन नहीं लगाएंगे। एल्डर के साथ दैन नहीं लगता है, एल्डर के साथ टू लगता है, टू लगता है। तो पहला डिफरेंस तो आपने ये देखा कि दैन लगेगा कि टू लगेगा। दूसरा डिफरेंस ये है कि ओल्डर का प्रयोग हम किसी भी पर्सन के लिए या थिंग के लिए यूज करते हैं। अच्छा, इसमें एनिमल भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन एल्डर का यूज हम करते हैं, ठीक है, कोई भी पर्सन, केवल पर्सन के लिए यूज होता है। पर्सन्स ऑफ द सेम ब्लड, पर्सन ऑफ द सेम, पर्सन ऑफ द सेम ब्लड, पर्सन ऑफ द सेम ब्लड। मतलब समझिएगा, यहां पर ध्यान देना है कि ओल्डर का प्रयोग हम किसी भी व्यक्ति या वस्तु के लिए करते हैं बट वो अपना खून के रिश्ता में ना हो, ठीक है। और एल्डर का प्रयोग कभी भी वस्तु के लिए नहीं होता है, केवल और केवल व्यक्ति के लिए होता है। और व्यक्ति भी कैसा? जो सेम ब्लड का हो, मतलब अपने फैमिली का मेंबर्स हो, यानी अपने खून के रिश्ते हो, तो वहां पर हम एल्डर का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए अब हम इसको क्या करते हैं ना, एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ध्यान देना, देखो, ओल्डर ओ से शुरू हो रहा है और एल्डर ई से शुरू हो रहा है। वही बात देखो ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट में भी है। तो हाँ, ओल्डेस्ट की बात करें तो ओ से शुरू हो रहा है और एल्डेस्ट की बात करें तो ई से शुरू हो रहा है। तो सिंपल से इस ट्रिक से आप समझ सकते हो, जो ओ से स्टार्ट हो रहा है, जो ओ से स्टार्ट हो रहा है वो ब्लड रिलेशन में नहीं है। जो ओ से स्टार्ट हो रहा है वो पर्सन के लिए भी चलेगा और थिंग के लिए भी चलेगा। लेकिन जो ई से स्टार्ट हो रहा है, जैसे एल्डर और एल्डेस्ट, जो ई से स्टार्ट हो रहा है जैसे एल्डर या एल्डेस्ट, इसका यूज ओनली पर्सन ऑफ द सेम ब्लड, यानी सेम ब्लड रिलेशन। बात समझ में आ रही है? तो चलिए इस ट्रिक से आप समझ सकते हैं, ओल्डर अगर इसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव अगर ओ से शुरू होता है ओल्ड का, तो कोई भी व्यक्ति हो जाए, कोई भी वस्तु हो जाए, चलेगा। लेकिन अगर ई से स्टार्ट होता है सुपरलेटिव डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री, तो केवल वैसे वस्तु के लिए इसका यूज मत करना, व्यक्ति के लिए। और व्यक्ति भी कैसा? जो अपने खून के रिश्ते में हो, जैसे भाई भाई, बहन बहन, है ना। तो चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। बोल रहे जॉन इज माई एल्डर या ओल्डर ब्रदर। जॉन जो है ना वो मेरा बड़ा भाई है। तो भाई बड़ा भाई है मतलब किस रिलेशन में? ब्लड रिलेशन में, खुद के रिलेशन में, या किसी और के रिलेशन में? भाई खुद के रिलेशन में। तो खुद के रिलेशन में है तो एल्डर होगा, ओल्डर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद टॉम इज माई एल्डेस्ट या ओल्डेस्ट सन। अच्छा, टॉम जो है ना, टॉम मेरा बेटा है, बड़ा बेटा है। भाई टॉम मेरा जब बेटा है तो भाई खुद का बेटा है, खुद का ब्लड रिलेशन में है, तो यहाँ पर हम एल्डेस्ट करेंगे, एल्डेस्ट, ओल्डेस्ट नहीं, ओल्डेस्ट नहीं। अच्छा ठीक है। अच्छा, ही इज ओल्डर या एल्डर टू हिज सिस्टर। अब वो जो है ना उसका भाई है और वो अपने बहन से बड़ा है वो, तो क्या करेंगे? भाई बहन खुद के ब्लड रिलेशन में है तो एल्डर करेंगे, एल्डर करेंगे, ओल्डर नहीं करेंगे। और एक बात ध्यान देना, एल्डर के साथ हम टू लगाते हैं, एल्डर के साथ हम टू लगाते हैं, ठीक है। यहाँ दैन मत लगाना, दैन लगाओगे तो गलत हो जाएगा। उसके बाद ध्यान देना, रामा इज द ओल्डेस्ट या एल्डेस्ट बॉय इन द 11।
अच्छा, 11 लड़कों में जो राम है ना, वो सबसे उम्र दराज के हैं, सबसे ओल्डेस्ट है। अब यहाँ तो कोई ब्लड रिलेशन, कोई फैमिली मेंबर की बात नहीं हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर एल्डेस्ट नहीं होगा, यहाँ पर ओल्डेस्ट होगा। यहाँ पर क्या होगा? ओल्डेस्ट होगा। उसके बाद दिस इज द ओल्डेस्ट या एल्डेस्ट टेम्पल इन कोलकाता। अब ये जो टेम्पल है ना, कोलकाता का सबसे पुराना टेम्पल है। भाई टेम्पल तो कोई चीज में आ गया, कोई थिंग में आ गया, तो यहाँ पर तो हम ये तो एल्डेस्ट तो नहीं लगा सकते हैं, यहाँ पर क्या होगा? ओल्डेस्ट होगा। बात समझ में आ रही है? ये बात आप सभी को क्लियर है, समझ में आ गया? ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। हाँ, अब ध्यान देना आगे का चीज। अब देखो हम क्लियर करेंगे फर्दर और फार्दर, फर्दर और फार्दर। ध्यान दीजिएगा, फार का कंपैरेटिव एक तो होता है फार्दर, और फार का एक कंपैरेटिव होता है फर्दर। तो ध्यान देना है कि यहां पर फार्दर का यूज हम करते हैं डिस्टेंस के सेंस में, और फर्दर का यूज करते हैं हम एडिशनल का सेंस में। एडिशनल का मतलब होता है कोई अतिरिक्त चीज। ठीक है, तो यहां पर बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। फार्दर देखो एफ के बाद, देखो एफ के बाद ए है और यहां पर एफ के बाद यू है, तो फार्दर जब बोलते हैं तो इसका यूज हम डिस्टेंस के रेफरेंस में करते हैं, और जब हम फर्दर बोलते हैं तो इसका मतलब एडिशनल होता है। एडिशनल का मतलब कोई चीज जो प्लस हो, कोई चीज जो एक्स्ट्रा हो, एडिशनल मतलब एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ध्यान देना है। जैसे एक एग्जांपल है, मुंबई इज फार्दर, मुंबई इज फार्दर या फर्दर फ्रॉम दिल्ली दैन पटना। भाई ठीक है, मुंबई जो है ना, मुंबई अगर हम दिल्ली से अगर जाएं तो दिल्ली से जो मुंबई है ना, वो पटना से कहीं ज़्यादा दूर है। दिल्ली से जो मुंबई है वो पटना से कहीं ज़्यादा दूर है। तो यहाँ पर हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं या एडिशनल की बात कर रहे हैं? आप बोलोगे सर कि हम यहाँ पर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो जब डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो फार्दर लगाओ, यहाँ फार्दर होगा, फर्दर नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, आफ्टर दिस, आफ्टर दिस ही मेड नो फर्दर रिमार्क्स। रिमार्क्स का मतलब होता है कमेंट करना, टिप्पणी करना। इसके बाद उसने आगे और कोई एक्स्ट्रा टिप्पणी नहीं करा, कोई एक्स्ट्रा रिमार्क नहीं दिया। मतलब यहाँ पर एक्स्ट्रा का सेंस बन रहा है, एडिशनल का सेंस बन रहा है, डिस्टेंस का सेंस नहीं बन रहा है। तो एक्स्ट्रा या एडिशनल के लिए आप क्या करोगे? फर्दर लगाओगे। यहाँ पर फर्दर लगाना होगा, फार्दर नहीं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अच्छा। उसके बाद आई मस्ट हैव अ रिप्लाई विदाउट फर्दर या फार्दर डिले। तो मुझे जरूर जवाब देना चाहिए बिना आगे देर किए हुए, मतलब जरा भी और एक्स्ट्रा देर नहीं करना है। तो एक्स्ट्रा का सेंस बन रहा है, तो यहां पर फर्दर लगाएंगे, फार्दर नहीं लगाएंगे। दोनों का मीनिंग क्लियर हो गया? आई होप कि दोनों का मीनिंग अब तक आपका क्लियर हो गया होगा। आगे देखो क्या है, सर्टेन इंग्लिश कंपैरेटिव्स हैव लॉस्ट देयर कंपैरेटिव मीनिंग एंड आर यूज्ड एज पॉजिटिव। तो यहां पर कुछ कंपैरेटिव है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर कुछ कंपैरेटिव है जिसका यूज, यहां पर कुछ कंपैरेटिव है जो वास्तव में आज के डेट में कंपैरेटिव की तरह यूज नहीं होता है, और वो पॉजिटिव की तरह यूज होने लगा है। देखने में कंपैरेटिव लगता है, पहले कंपैरेटिव था भी, लेकिन आज के डेट में वो पॉजिटिव की तरह यूज होता है। अलग से हम उसको सुपरलेटिव, ठीक है, या फिर से कंपैरेटिव के सेंस में यूज नहीं करते हैं। देखने में कंपैरेटिव लगेंगे बट यूज आज के डेट में ये कंपैरेटिव की तरह नहीं बल्कि पॉजिटिव की तरह होते हैं। अब ऐसे क्या क्या है, जैसे एग्जाम्पल से समझना, बोथ द टाइगर एंड द लेपर्ड, टाइगर एंड द लेपर्ड आर कैट्स। ठीक है भाई, टाइगर भी कैट का प्रजाति है, लेपर्ड भी कैट का प्रजाति है। द फार्मर, देखो फार्मर हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? कोई भी चीज अगर दो चीजों में जो क्रम में पहले आएगा उसके लिए फार्मर का यूज करते हैं। तो फार्मर का यूज हम किसके लिए कर रहे हैं? भाई टाइगर के लिए कर रहे हैं। फार्मर, फार्मर एनिमल इज मच लार्जर, यानी इसके पहले वाला, यानी टाइगर जो है ना वो लेपर्ड से ज्यादा बड़ा होता है, ज्यादा लार्ज होता है। दैन द लेटर, लेटर हम किसको बोल रहे हैं? लेटर यानी क्रम में, दो लोगों के क्रम में जो बाद का होगा उसको हम लेटर बोलेंगे। तो हम लेटर किसको बोल रहे हैं? हम लेपर्ड को लेटर बोल रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये लेटर,
या फार्मर, देखने में कैसा लग रहा है, कंपैरेटिव डिग्री की तरह लग रहा है, लेकिन यूज कैसा कर रहे हैं, पॉजिटिव डिग्री की तरह यूज कर रहे हैं। यही चीज मैं बताना चाहता हूं। और देखो यहां पर क्या है, द इनर मीनिंग ऑफ दिस लेटर इज नॉट क्लियर। अब देखो यहां पर इनर का यूज किया गया है, तो इनर देखने में कैसा आपको लग रहा है, कंपैरेटिव की तरह, बट कंपैरेटिव की तरह देखने में लग रहा है, यूज कैसा हो रहा है, पॉजिटिव की तरह। द सोल्जर्स रैन टू डिफेंड द आउटर वॉल, आउटर आउट से बना। अब आउटर आपको देखने में कैसा लग रहा है, कंपैरेटिव लग रहा है, बट यूज कैसे हो रहा है, पॉजिटिव की तरह हो रहा है। हम यहाँ पर तो किसी से तुलना नहीं कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। माई एल्डर ब्रदर इज एन इंजीनियर, ठीक है। अब सबसे पहले तो यहाँ पर एल्डर का यूज हम कर रहे हैं। अब एल्डर का यूज है कंपैरेटिव, बट हम कंपैरेटिव की तरह यूज नहीं कर रहे हैं। भाई हम अपना भाई का और किससे तुलना कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर डायरेक्टली तुलना नहीं कर रहे हैं। तो एल्डर है कंपैरेटिव, बट पॉजिटिव की तरह अपने आप में यूज हो रहा है। दिस मैन इज एन अटर फूल, अटर भी देखने में क्या लग रहा है, अटर भी देखने में आपको लग रहा है कंपैरेटिव की तरह, बट है क्या, पॉजिटिव। तो ऐसे जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, फार्मर, लैटर, इनर, आउटर, एल्डर, अटर, ये सब देखने में कंपैरेटिव है, बट आज के डेट में कंपैरेटिव की तरह यूज नहीं होते, डायरेक्टली पॉजिटिव की तरह यूज होते, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या है, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं, खास करके देखो इन एडजेक्टिव में, इन एडजेक्टिव की खासियत क्या होती है, ये एडजेक्टिव आपका ओ आर से एंड करता है। ऐसे एडजेक्टिव के लास्ट में आपको ओ आर मिलेंगे, ज्यादातर आपको ओ आर मिलेंगे, और ऐसे एडजेक्टिव को हम लैटिन बोलते हैं, लैटिन कंपैरेटिव्स बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। लैटिन कंपैरेटिव्स हैविंग नो पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पर जो लैटिन वर्ड्स लिखे हुए हैं, सीनियर, जूनियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, मेजर, माइनर, एटीसी, तो ये सबके लास्ट में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, ये सबके लास्ट में ओ आर है, सबके लास्ट में ओ आर है। तो ये सारे लैटिन कंपैरेटिव्स है, ये हालांकि अपने आप में कंपैरेटिव्स है, पहले से कंपैरेटिव्स है, और कभी भी आप इसका पॉजिटिव या सुपरलेटिव बनाने का कोशिश मत करना, ठीक है। और एक चीज और ध्यान देना, इनके साथ कभी भी दैन मत लगाना, इन सभी के साथ दैन कभी भी मत लगाना, दीज आर नेवर फॉलोड बाय दैन, बल्कि इनके साथ आपको टू लगाना है, इनके साथ टू लगाना है, ये टू के साथ फॉलो होता है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर बोलना हो, जैसे मैंने बोला, यू आर सीनियर, यू आर सीनियर देन मी, आप मुझसे, यू आर सीनियर देन मी, आप मुझसे ज़्यादा सीनियर हैं, आप मुझसे ज़्यादा सीनियर हैं, यू आर सीनियर देन मी। तो यहाँ पर गड़बड़ देखो क्या हो गया, यहाँ देन आप नहीं लगा सकते हो, यहाँ देन के जगह पे टू लगाना पड़ेगा, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर यू आर सीनियर टू मी बोलोगे, सीनियर देन नहीं बोलोगे। तो पहला बात ये ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा बात कि आप इसका कभी भी पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करने या यूज करने का कोशिश मत करना, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, कुछ और एग्जाम्पल है, देखिए। द एक्सटीरियर वॉल ऑफ द हाउस इज मेड ऑफ स्टोन, एक्सटीरियर का मतलब होता है जो सबसे बाहर का हो, बाहर का हो, और इंटीरियर का मतलब जो अंदर का हो, तो इंटीरियर वॉल्स आर ऑफ वुड। तो दो ही बात आपको मेन याद रखना है, ये सारे लैटिन कंपैरेटिव्स है, मतलब पहले से कंपैरेटिव है, दोबारा कंपैरेटिव बनाने का कोशिश मत करना, और इसका सुपरलेटिव डिग्री में भी यूज नहीं होता है। और इसके बाद कभी भी इसके साथ कभी भी दैन का प्रयोग मत करना, इसके साथ दैन के जगह पे क्या करना है, टू का प्रयोग करना है। और तीसरा देखो सबसे बड़ी बात है कि इसका पहचान क्या होगा, लास्ट में आपको ओ आर मिलेगा, लास्ट में ऐसे एडजेक्टिव के अंत में आपको ओ आर मिलेगा, ये सब में क्या मिल रहा है, ओ आर मिल रहा है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। चलिए अब देखिए, ये जो पॉइंट है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये नॉन ग्रेडेबल है, ठीक है। तो डिग्रीज किसका होता है, ग्रेडेबल एडजेक्टिव का होता है, नॉन ग्रेडेबल का। ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स का डिग्री होता है पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स का कभी भी अलग अलग डिग्री नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी इसको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में यूज मत करना, ठीक है। क्योंकि नॉन ग्रेडेबल का मतलब है कि उसको हम अलग अलग ग्रेड में नहीं रख सकते हो, क्योंकि अलग अलग ग्रेड में रखने का मतलब है, तुलना करने का मतलब है
कि फिर उसका क्वालिटी ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो ऐसे कौन कौन से वर्ड है, कौन कौन से एडजेक्टिव है जो कि नॉन ग्रेडेबल होते हैं, जो कि नॉन ग्रेडेबल होते हैं। देखो स्क्वायर हो गया, राउंड हो गया, परफेक्ट हो गया, इटर्नल हो गया, ठीक है, यूनिवर्सल हो गया, यूनिक हो गया, डेड हो गया, एटसेट्रा हो गया। तो ऐसे और भी एडजेक्टिव्स होते हैं। तो कहने का मतलब है, जैसे देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, दैट इज द मोस्ट यूनिक ड्रेस यू आर वियरिंग, यानी जो ड्रेस आप पहने हो वो सबसे यूनिक ड्रेस है। भाई आप यूनिक के साथ मोस्ट कैसे लगा दिए, आप यूनिक के साथ मोस्ट कैसे लगा दिए, आप यूनिक के साथ मोस्ट लगा करके आप इसको सुपरलेटिव बना दिए। अब मुझे बताना, यूनिक का मतलब क्या होता है, जिसका कोई तुलना ना हो। यूनिक का मतलब अनोखा होता है, जिसका कोई कंपैरिजन ना हो। और आप इसको कंपेयर कर दिए, आप इसको सुपरलेटिव डिग्री में लिख दिए। क्या मैं लिख सकता हूं, दिस ड्रेस इज मोर यूनिक दैन दैट ड्रेस, या दैन दैट वन। हम बोल सकते हैं, क्या मोर यूनिक बोल सकते हैं? तो मोर यूनिक, मोस्ट यूनिक बोलना गलत है, क्योंकि ये सिंपल सी बात है। अगर मैं बोलूंगा ना कि ये वाला जो ड्रेस है ना, उस ड्रेस की तुलना में ज़्यादा यूनिक है। भाई ज़्यादा यूनिक या कम यूनिक कैसा रहता है? यूनिक का मतलब यूनिक है, और यूनिक का कोई तुलना ही नहीं है। और अगर यूनिक का तुलना होने लगे ना, तो फिर वो यूनिक है ही नहीं, फिर तो उसमें यूनिक की क्वालिटी ही खत्म हो गई। बात समझ में आ रही है? अब मैं बोलूँगा ना कि ये इंसान जो है ना, उस इंसान से ज़्यादा मरा हुआ है। भाई दिस मैन जो है ना, वह उस मैन से ज़्यादा मरा हुआ। अरे भाई ज़्यादा और कम कैसे मरता है? मरा हुआ है तो मरा हुआ है। अब उसमें ऐसा भी होता है कि ज़्यादा मरा हुआ, कम मरा हुआ है। कम मरा हुआ का मतलब क्या? बेहोश है, सांस अभी चल रहा है। ये क्या मतलब हुई? बिल्कुल नॉनसेंस है। तो हम बोलेंगे कि भाई तुम जो हो ना, मुझसे ज़्यादा परफेक्ट हो। भाई ज़्यादा परफेक्ट और कम परफेक्ट क्या होता है? क्या तो कोई सेंस ही नहीं बनता है। तो कभी भी ध्यान देना, ये नॉन ग्रेडेबल है, ये सारा नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स है, और कभी भी आप इसको कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में यूज़ करने की दुस्साहस मत करना, बिल्कुल सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो ये रहा आपका जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ है एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव के डिग्रीज के अंदर, यानी कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव के अंदर, या डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज के अंदर, मैंने सारा चीज़ आपको बता दिया। एक एक चीज़ मैंने आपको बताया कि कैसे हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म कर सकते हैं, ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, ये सारा चीज़ मैंने आपको बताया। लैटिन कंपैरेटिव्स क्या होते हैं, रेगुलर डिग्रीज क्या होते हैं, इररेगुलर डिग्रीज क्या होते हैं, सारा चीज़ मैंने आपको बताया। एक भी चीज़ आपका नहीं छूटा होगा। और अगर इसके बाद भी अगर आपके क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम मेरे अंदर नहीं है, मेरे वीडियोस के अंदर नहीं है, आपके अंदर है। मैंने थोड़ा सा वीडियो बड़ा हुआ होगा, मैं जो रेनन मार्टिन के बुक से जो ये सारा ग्रामर का चैप्टर कवर कर रहा हूँ, इस चैप्टर पे डिपेंड करता है। अगर किसी चीज़ में ज़्यादा चीज़ें बताना हो मुझे, तो वीडियो का लेंथ जो ना नेचुरली थोड़ा लंबा होगा। चैप्टर छोटा होगा तो वीडियो का लेंथ भी छोटा होगा। ठीक है, तो पेशेंस रख करके आप सीखने का कोशिश कीजिए। आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इसके बाद भी अगर कोई डाउट रह गया होगा तो आप कमेंट में लिखकर मुझे ज़रूर बताना। मैं कोशिश करूँगा कमेंट में ही आपके डाउट का जवाब दे दूँ, या फिर अगर डाउट कुछ ज़्यादा बड़ा रहे तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना करके आपके डाउट को सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ व्यूअर्स ऐसे होते हैं मेरे वीडियोस रेगुलर देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सोचो इतना मेहनत से पावर पॉइंट बनाना, रिसर्च करना, वीडियोस बनाना, और आप उसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं, उसका कोई कॉस्ट नहीं लग रहा है, लेकिन आपको सब्सक्राइब कर लेने से उसे ये नहीं लग रहा है कि सब्सक्राइब करने से आपका कितना चीज़ का नुकसान होगा, आपके कितने धन दौलत चले जाएंगे। फ्री का देखिएगा भी, लेकिन एक बार सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। तो बहुत सारे व्यूअर ऐसे होते हैं जो देखते जरूर है, रेगुलरली आपके चैनल को फॉलो करेंगे, वीडियोस देखेंगे, अपना फ़ायदा निकला बस चले गए, लेकिन कभी भी सब्सक्राइब या लाइक नहीं करें। ठीक है, ऐसे इंसान को जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। मिलते हैं आपसे रेनन मार्टिन के ग्रामर बुक से अगले चैप्टर में। टिल देन इट्स अ गुड बाय।